प्रिया ताम्रकार और आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 जो कि साउंड है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे कि अपन सुन पाते हैं और अपनी डेली लाइफ में अपन साउंड हर जगह सुनते हैं। जैसे कि कोई गिटार बजा रहा है तो वो गिटार जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जब अपने स्कूल में बेल बजती है तो बेल साउंड प्रोड्यूस करती है। और जब अपने घर में ग्राइंडर चलता है, मिक्सी का जार जब घूमता है तो वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है। अपने घर में जब वॉशिंग मशीन चलती है वो भी आवाज़ करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। तो साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर। ठीक है, ये साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। जो साउंड होता है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। अपने दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज वेव? वेव क्या होता है? तो अ वेव इज अ वाइब्रेटिंग डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अपन ने देखा होगा कि जब अपन कोई भी तालाब होता है उसमें जब अपन पत्थर फेंकते हैं तो एक सर्कल जैसा क्रिएट होता है, तो वही वेव्स होती हैं। तो वेव क्या है? वेव जब अपन कोई पत्थर वगैरह फेंकें और जो पानी पे सर्कल्स क्रिएट हो वो वेव का फॉर्म होता है। तो अ वेव इज अ वाइब्रेटिंग डिस्टर्बेंस। और जब अपन कोई पत्थर फेंकते हैं पानी में तो वो पानी के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो अप्स एंड डाउन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब अपन पत्थर फेंके तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होना स्टार्ट कर देंगे और वही अपन को सर्कल के फॉर्म में दिखता है। और जब अपन पत्थर फेंकते हैं तो पानी एक्जैक्टली मूव नहीं करता। अपन को लगता है कि पानी, यहाँ वाला पानी कोने पे आ रहा है, वो पानी मूव नहीं करता। पानी पे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं, ये मीडियम एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, तो जो पार्टिकल्स रहते हैं वो मूव करते हैं। और जब ये पार्टिकल्स मूव करते हैं तो एनर्जी, पार्टिकल्स में क्या रहती है? एनर्जी रहती है। तो जब ये पार्टिकल्स मूव करते हैं एक किसी भी वन पॉइंट से अदर पॉइंट पे जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो एनर्जी अपने साथ कैरी करते हैं। और यही जो पार्टिकल्स रहते हैं अपन को वो वेव के फॉर्म में नजर आते हैं ऐसे ऐसे। वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो ये वेव्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। पहली लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरी ट्रांसवर्स वेव। तो अब अपन देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, a wave in which the particles of the medium vibrate back and forth in the same direction in which the wave is moving is called longitudinal wave। अब अपन समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव एग्जैक्टली ये क्या है। देखो, एक मान लेते हैं अपन ये ए बी वेव है जिसका डायरेक्शन ये ए से बी की साइड पे जा रही है। ए बी कोई भी एक वेव है जिसका डायरेक्शन बी के साइड पे है। तो इस पे मान लेते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल, ये क्या पार्टिकल्स कैसे मूव करेगा? बैक एंड फोर्थ। ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे ऐसे जाके ये मूव करेगा, बैक एंड फोर्थ ऐसे ऐसे करके ये मूव करेगा। अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ये कोई भी मीडियम है, ये मान लेते हैं पार्टिकल जो है वो एयर पे मूव कर रहा है। कोई भी एक मीडियम हो सकती है जिसपे जो पार्टिकल्स रहेगा वो बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करेगा और वो सेम डायरेक्शन पे। ऐसा नहीं कि एक बार आधा इस साइड गया फिर ये पार्टिकल इस साइड मूव करने लगा, वो सेम डायरेक्शन पे ऐसे ऐसे होके चलेगा, आगे पीछे होके ऐसे ये पार्टिकल्स जो होगा वो चलेगा। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, अपन ने बचपन में स्प्रिंग देखी होगी। स्प्रिंग को अपन एक वुडन ब्लॉक से कनेक्ट कर देते हैं। ये नॉर्मल स्प्रिंग है, नॉर्मल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग, जो कि अपन ने इस पे जो डिस्टेंस है सब पे सेम रहता है। नॉर्मल स्प्रिंग को अपन अगर कोई भी पॉइंट से खींच के अगर यहाँ पे ऐसे अपन कर देंगे और यहाँ से अपन ऐसे पकड़ लेंगे तो ये स्प्रिंग के बीच पे जो डिस्टेंस रहेगा ये एक बराबर रहता है। और वही अगर स्प्रिंग को अपन वही वुडन ब्लॉक से जो कनेक्टेड है उसे अपन यहाँ से खींच के लाए अपन ऐसे, और यहाँ से अपन ऐसे इसको छोड़ देंगे। यहाँ तक ये स्प्रिंग को ऐसे अपन खींच के लाए और यहाँ से छोड़ दिए तो अपन देखेंगे कि जो स्प्रिंग होगी ये ऐसे ऐसे करके आगे ऐसे ऐसे इस पे कहीं पे इस पे स्प्रिंग के जो सर्कल्स होंगे वो ज़्यादा पास में होंगे, कहीं पे ये स्प्रिंग के सर्कल्स ज़्यादा दूर होंगे। तो जहाँ पे ये स्प्रिंग के सर्कल्स पास पास होंगे उसे अपन कंप्रेशन कहते हैं, और जहाँ पे ये स्प्रिंग के सर्कल्स जो हैं वो दूर दूर होंगे उसको अपन रैरफैक्शन कहते हैं। जब स्प्रिंग को अपन ऐसे छोड़ते हैं
यहाँ से अपन स्प्रिंग को ये लेके आए यहाँ तक और इसे अपन छोड़े तो ये यहाँ पे पास रहेगी, यहाँ पे दूर रहेगा, यहाँ पे फिर पास रहेगा और यहाँ पे फिर से दूर रहेगा। तो इन अ स्प्रिंग कंप्रेशन इज दैट पार्ट इन विच द कॉइल्स आर क्लोजर टुगेदर देन द नॉर्मल। कंप्रेशन वो रीजन है जहाँ पे कॉइल्स जो हैं, जहाँ पे जो कॉइल्स है स्प्रिंग की वो पास में है। नॉर्मल पोजीशन ये है और नॉर्मल पोजीशन से पास में है स्प्रिंग के सर्कल्स, वहाँ पे अपन कंप्रेशन कहते हैं। और इन अ स्प्रिंग अ रैरेफैक्शन इज दैट पार्ट इन विच द कॉइल्स आर फर्दर अपार्ट देन द नॉर्मल। जो ये कॉइल्स होती हैं वो नॉर्मल से भी और ज़्यादा अपार्ट होती हैं। ये थोड़ा सा मैं इसे और दूर बनाऊंगी जिससे कि क्लियर हो सके। ये कुछ ऐसा रहेगा और दूर रहेगा, ये ऐसा नॉर्मल से और भी ज़्यादा दूर रहेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा, ये नॉर्मल से और ज़्यादा दूर। कंप्रेशन वो रीजन है जहाँ पे पास है और रैरेफैक्शन वो रीजन है जहाँ पे नॉर्मल पोजीशन से और भी ज़्यादा दूर है। जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये क्वेश्चन में ये पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अभी अपन समझ रहे हैं कि कंप्रेशन और रैरेफैक्शन क्या होता है। तो जब ये कोई भी ब्लॉक से जब अपन स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं तो जब स्प्रिंग के सर्कल्स जो रहते हैं पास रहते हैं उसको अपन कंप्रेशन कहते हैं, और जब ये दूर हो जाते हैं तो इसको अपन रैरेफैक्शन कहते हैं। अब एक चीज अपन ध्यान देंगे, जब स्प्रिंग के ये जो सर्कल्स हैं ये पास आ जाएंगे तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जो स्प्रिंग थी अपनी नॉर्मल जो स्प्रिंग थी वो ऐसी थी, नॉर्मल स्प्रिंग अपनी ऐसी है। जब कंप्रेशन बनेगा तो ये जो सर्कल्स हैं ये पास में आ जाएंगे तो ये वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो when the vibrating particles come closer to one another than the normal, there is a reduction in volume and a compression is formed। जब भी जो पार्टिकल्स रहते हैं वाइब्रेटिंग मीडियम के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो पास में आ जाते हैं नॉर्मल पोजीशन के एज कंपैरिजन में, तो एक कंप्रेशन फॉर्म्ड होता है। और कंप्रेशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स रहते हैं वो पास में रहते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। जब पहले अपनी स्प्रिंग इतने में थी, जब वो पास पे आ गई तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। एंड when the vibrating particles come further apart than the normal, there is an increase in volume and a rarefaction is formed। जब एक rarefaction बनता है तो अपन देखते हैं कि जो स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन पे इतने पे सर्कल्स थे वो इतने पे हो जाते हैं, और जब स्प्रिंग के सर्कल्स इतने डिस्टेंस में हो जाएंगे तो ये जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा एरिया पे रहेंगे। अब जो पार्टिकल्स थे स्प्रिंग के वो अब ज़्यादा एरिया को कवर करेंगे, और इसीलिए अपन कह सकते हैं कि जब रैरेफैक्शन होता है तो वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज होता है। रैरेफैक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इन कंप्रेशन वॉल्यूम डिक्रीजेस, पार्टिकल्स पास आ जाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, और रैरेफैक्शन पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हुआ ये? आप लोग अभी यहीं पे दिमाग लगाओ। किसी के मैसेजेस आ रहे हैं वो बाद में देख लेना, गेम खेलना है थोड़ा सा 10 मिनट बाद खेल लेना, अभी थोड़ा सा पढ़ लिख लो। तो कंप्रेशन पे वॉल्यूम डिक्रीज होता है, रैरेफैक्शन पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है। एक चीज ध्यान दो, जब ये कंप्रेशन पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, अपन क्या कह रहे हैं, कंप्रेशन की जो रीजन है जब पार्टिकल्स जो है मीडियम क्या है यहाँ अपनी, मीडियम यहाँ पे अपनी एयर है। अपन अभी किसकी बात कर रहे हैं, साउंड की बात कर रहे हैं। तो साउंड जब ट्रेवल करता है वो एयर पे ट्रेवल करता है, और ये जो कंप्रेशन बन रहा है इस पे जो पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं, वो पास में है। तो जब पास में है तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है। ध्यान से ये चीज को समझेंगे कि जब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होगी, डेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, डेंसिटी इंक्रीज होगी, और जब ये पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे तो एक दूसरे पे ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो कंप्रेशन रीजन पे प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। कभी भी कंप्रेशन जब होगा वहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा। और जो रैरेफैक्शन रीजन है यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो दूर हो गए। जब पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो अपना इंक्रीज होगा,
वॉल्यूम जो होगा इंक्रीज होगा, रेरर फ्रैक्शन पे वॉल्यूम जो है वो अपना इंक्रीज होगा। जब वॉल्यूम अपना इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब वो पार्टिकल्स दूर दूर हो रहे हैं तो डेंसिटी अपनी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। और जब ये पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो अपना प्रेशर भी कम लगाएंगे। जब ये पास पास थे तो एक दूसरे पे ज़्यादा प्रेशर लगा रहे थे, अब ये पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर हो गए तो एक दूसरे पे कम प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर भी डिक्रीज होगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, प्रेशर भी डिक्रीज होगा। इन कंपैरिजन वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर क्या हो रहा है अपना, इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीजेस एंड डेंसिटी, डेंसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज हो रही है, डेंसिटी इंक्रीजेस। In rarefaction, volume increases, pressure decreases, pressure decreases and क्या हो रहा है, डेंसिटी जो है, डेंसिटी डिक्रीजेस। मान लेते हैं अपन को कोई भी एक ये वेव है, ये ए बी और एक वेव है जो कि ए से बी की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और इस पे जब ये जो पार्टिकल्स होंगे ये अप एंड डाउन मूव करें, जो पार्टिकल है ये अप एंड डाउन मूव करें, जो पार्टिकल है ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है, ये जो पार्टिकल है ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है, ये जो पार्टिकल है ये एक अलग ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है। ऐसे जो सारे पार्टिकल्स रहें किसी भी मीडियम के वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे अप एंड डाउन मूव करें तो उसको अपन ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता था, कोई भी एक पार्टिकल होता था वो बैक एंड फोर्थ मूव करता था, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। जब कोई भी पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करे राइट एंगल पे सीधा 90 डिग्री पे कोई भी पार्टिकल जब अप एंड डाउन मूव करे तो उसको अपन ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और जब कोई भी पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव करे तो उसको अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जैसा कि अपन ने स्प्रिंग वाला केस अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखा था, वैसे ही जो स्प्रिंग रहेगी इसको अपन एक नॉर्मल पोजीशन पे ऐसे स्प्रिंग रहती है, ये नॉर्मल पोजीशन हो गई स्प्रिंग की, और ये स्प्रिंग को जब अपन ऐसे ऊपर खींच के इसको छोड़ दें तो स्प्रिंग जो रहेगी वो ऐसे ऊपर नीचे होगी। आगे तो लंबी स्प्रिंग है जैसे, तो इसको अपन यहाँ से खींचा तो स्प्रिंग ऐसे से ऊपर नीचे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी, तो ये ऊपर ऐसे और फिर ये नीचे, ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे पूरा रहेगी ये स्प्रिंग। और डायरेक्शन क्या है वेव का, इसमें डायरेक्शन क्या अपन सपोज कर रहे हैं कि ये जो अपने वेव है वो इस साइड पे ट्रेवल कर रही है। जो साउंड वेव होती थी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव थी, और जो यहाँ पे वाटर होगा, वाटर वेव्स इन पॉन्ड आर ट्रांसवर्स वेव। जो मैंने आप लोग को केस बताया था कि जब अपन पत्थर पानी पे फेंकते हैं तो वो एक सर्कल बनता है और अपन को पानी ऐसे से ऊपर नीचे उठता हुआ लहर टाइप में ऐसे ऊपर नीचे ऐसा दिखता है, ऐसे ही पानी दिखता है ऊपर नीचे। तो जो वाटर वेव्स होती हैं पॉन्ड पे, किसी भी पॉन्ड पे जब अपन पत्थर फेंकते हैं जो वेव्स बनती हैं वो जो ट्रांसवर्स वेव होती है। और ये जब पानी अपन फेंका जब अपन ने पत्थर पानी पे फेंका तो जो पार्टिकल्स रहते हैं पानी के वो ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और ये स्प्रिंग जैसा देख रहे हैं कि स्प्रिंग ही अपने वहाँ पे मूव कर रही है, तो जो पानी रहता है वो ऊपर नीचे होता है, और जो पार्टिकल्स रहते हैं पानी पे वो ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और अपन को ऐसा लगता है कि वो जो पानी है वो मूव कर रहा है, लेकिन वो पानी एग्जैक्टली मूव नहीं करता। ट्रांसवर्स वेव, तो जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और जो वाटर वेव्स बनती है पॉन्ड पे वो ट्रांसवर्स वेव है। अपन देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव बाय डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
अभी अपन ने समझा है कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें पार्टिकल्स अप्स एंड डाउन्स पे वाइब्रेट होते हैं। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल कैसे वाइब्रेट होते हैं, ये कोई पार्टिकल है, इस पे ऐसे ऊपर नीचे पार्टिकल ये वाइब्रेट होता है, और जब वो आगे बढ़ते हैं, ये अपन ने स्प्रिंग का केस देखा था, तो ये स्प्रिंग का मैंने ग्राफ वैसे बना रखा है। जब पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं, जब पार्टिकल्स यहाँ पे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे इसको क्रस्ट कहते हैं, और जब यही पार्टिकल जब मूव करते रहते हैं तो नीचे जाते हैं तो इसको ट्रफ कहते हैं। फिर से पार्टिकल्स ऊपर जब के क्रस्ट, और जब पार्टिकल्स नीचे गए तो इसको ट्रफ कहते हैं। और यहाँ पे अपन ने वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। जब पार्टिकल्स ऊपर की साइड जाएंगे तो इसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और जब पार्टिकल्स नीचे की साइड आएंगे तो इसे अपन निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और ये जो लाइन है, जब यहाँ पे पार्टिकल्स जब एग्जैक्टली ये लाइन पे होगा तो ना ये ऊपर है या ना ये नीचे है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ है तब इस पार्टिकल का, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ है। तो इस लाइन पे जो भी पार्टिकल्स रहेंगे तो अपन वो पार्टिकल्स को कहेंगे कि वो पार्टिकल्स लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस पे है वो पार्टिकल्स। तो when the vibrating particles moves upward above the line of zero displacement, they form an elevation, and when the vibrating particle moves downward below the line of zero disturbance, they form a depression. इसमें कह रहा है कि जब वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जो रहते हैं वो जब अपवर्ड मूव करेंगे तो वो एलिवेशन, ये जो है ये अपना एलिवेशन है, ऊपर जाना एलिवेशन, और जब वो नीचे जाएंगे तो इसको अपन डिप्रेशन कहते हैं। तो अपन अब क्रस्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ क्रस्ट इज दैट पार्ट ऑफ द ट्रांसफर वेव विच इज अबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्रस्ट वो पार्ट है जो कि लाइन ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट से जब अपन ऊपर जा रहे हैं तो वो क्रस्ट बनेगा। ये जो भी शेडेड पार्ट है, ये वाला, ये जो रीजन है या फिर ये रीजन है, इसे क्रस्ट कहेंगे। और फिर ट्रफ क्या है? अ ट्रफ इज दैट पार्ट ऑफ द ट्रांसफर वेव विच इज बिलो द लाइन ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट। जो पार्ट नीचे है लाइन ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट से, जो पार्ट नीचे है जिसका निगेटिव डिस्प्लेसमेंट रहता है उसको अपन ट्रफ कहते हैं। क्रस्ट का क्या रहता है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो लाइन ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट से ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से नीचे जा रहा है, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और जो लाइन ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट से जो नीचे वाला पार्ट रहेगा उसको अपन ट्रफ कहते हैं। ये जो शेडेड रीजन है ये हो गया, ये हो गया, ये अपना तीसरा एम्पलीट्यूड, तीसरा टाइम पीरियड, चौथा फ्रीक्वेंसी, पांचवा वेलोसिटी। जो वेवलेंथ है उसे अपन लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब काफी लोग पूछेंगे ये लैम्डा क्या है? जैसे अपन छोटे में अपन ने देखा था पाई होता है, पाई का ये साइन होता है जिसकी वैल्यू होती है 22/7, इसकी वैल्यू होती है, बट यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू नहीं होती, ये इसका सिंबल है, इसका सिंबल है लैम्डा, वेवलेंथ का सिंबल है लैम्डा। एम्पलीट्यूड को अपन डिनोट करते हैं ए से, टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं टी से, फ्रीक्वेंसी को एफ से, और वेलोसिटी को स्मॉल वी से। अब इसमें अपन समझते हैं वेवलेंथ आखिर है क्या। ये जब एक वेव ट्रैवल करती है तो ये जैसे ये एक वेव गई और यहाँ तक आने के बाद ये वेव अपने आप को रिपीट करने लगती है। अब इसमें अपन समझते हैं वेवलेंथ आखिर है क्या। ये जब एक वेव ट्रैवल करती है तो ये जैसे ये एक वेव गई और यहाँ तक आने के बाद ये वेव अपने आप को रिपीट करने लगती है, तो ये जो डिस्टेंस है ये अपना वेवलेंथ है जो कि लैम्डा। ये जो डिस्टेंस है वेवलेंथ वो डिस्टेंस होता है जब एक वेव अपने आप को रिपीट करने लगे। यहाँ से ये वेव रिपीट होने लगेगी तो यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा ये वेवलेंथ रहेगा। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम हाइट। ये जो मैक्सिमम हाइट है इसे अपन मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे कि साउंड है, काफ़ी बार जो अपन साउंड सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। जो साउंड तेज़ होता है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, और जो साउंड धीमा होता है उसका एम्पलीट्यूड कम होता है। तो ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता, एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है।
जैसे इस वाले पे भी अपन लेंगे तो इसे अपन पॉजिटिव ही लेंगे। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एम्पलीट्यूड तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे जो अपन कैलकुलेट करेंगे तो भी यहाँ पे जैसे जब अपन यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4 1 2 -3 -4, जब अपन y एक्सिस पे नीचे वैल्यू लिखते हैं तो माइनस पे लेते हैं, जब यहाँ पे लेकिन अपन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेंगे, अपन पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर टाइम पीरियड क्या है, कितना टाइम लगा इस वेव को कंप्लीट कर होने में, वो टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकेंड में ये वेव कितनी बार एक कंप्लीट साइकिल ट्रेवल कर रही है। वेव की एक कंप्लीट साइकिल अपन किसको बोलते हैं, जब ये अपन यहाँ से स्टार्ट हुए, ये यहाँ पे ये और यहाँ पे आया कि अपनी ये एक वेव है, ये इसको अपन एक वेव कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में ये कितनी बार ये नंबर 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो है वो कंप्लीट हुई हैं, उसको अपन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वेलोसिटी क्या है, ये जो वेव है उसकी कितनी स्पीड है, इसे अपन वेलोसिटी कहते हैं। अब अपन वेवलेंथ की डिफाइन को देखेंगे। द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्या कह रहा है कि जो मिनिमम कम से कम डिस्टेंस रहता है जिसमें जो एक साउंड वेव जो जा रही है वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करे। जैसे कि ये एक वेव यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आई, यहाँ तक, फिर इसके बाद ये रिपीट होगी, यहाँ तक ये रिपीट होना, ऐसे ही रिपीट होती जाएगी। तो द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम ऐसा डिस्टेंस जिसमें कि एक साउंड वेव अपने आप को रिपीट करे, उसको अपन वेवलेंथ कहते हैं। ये क्या है, ये वेवलेंथ है। और एसआई यूनिट क्या होती है वेवलेंथ की, वेवलेंथ को अपन मेजर किस में करते हैं, मीटर में, अपन वेवलेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। जब कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें वेवलेंथ अगर अपन को सेंटीमीटर में दी रहेगी तो पहले अपन उसको मीटर में चेंज करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि वेवलेंथ की एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। फिर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन का सेंटर क्या होगा, कंप्रेशन का जो सेंटर होगा वो P होगा। फिर एंड एन एडजेसेंट रिफ्रैक्शन, एडजेसेंट रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन नहीं चलेगा, एडजेसेंट मतलब कंप्रेशन के जस्ट बाद वाला जो रिफ्रैक्शन है वो। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ। जो कंप्रेशन का जो सेंटर रहेगा और जो रिफ्रैक्शन का सेंटर रहेगा उसका डिस्टेंस वेवलेंथ से हाफ रहेगा। वेवलेंथ अपनी लैम्डा होती है, तो वेवलेंथ का हाफ कितना हो जाएगा, λ/2। तो ये PQ डिस्टेंस अपना कितना हो जाएगा, PQ डिस्टेंस अपना λ/2 हो जाएगा। क्लियर है। मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड क्या बताया था कि मैक्सिमम, ये जितने ऊपर तक ये वेव जो है ये जा रही है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता था, यहाँ पे निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता था। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मैक्सिमम, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, जो कि ये पार्टिकल्स जो मीडियम में वाइब्रेट कर रहे हैं, फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। देखो जब अपन ये यहाँ पे देखेंगे तो ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ये मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो ये वाला अपन नहीं ले सकते क्योंकि ये मैक्सिमम नहीं है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपन को लेना है फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड। जब यहाँ पे जो जब पार्टिकल्स रहता है तो ना तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे रहता है ना ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे रहता है। यहाँ पे जब ये पार्टिकल्स रहता है तो इसको अपन कहते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। ये जब पार्टिकल है लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, जिसे अपन कह सकते हैं ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस को अपन कह सकते हैं ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। तो जब अपन ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन से जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक का जो ये डिस्टेंस होता है, ये इसे अपन कहते हैं एम्पलीट्यूड।
जैसे ये हो गया एम्पलीट्यूड, ये हो गया एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को अपन मेजर किस में करते हैं, मीटर में अपन एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं, किसमें, एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द सेम एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द वेव। अब देखो, जब ये वेव मूव करती है तो अपनी वेव ऐसे मूव नहीं करती कि पहले अपनी वेव इतना एम्पलीट्यूड रहे फिर धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाए। ऐसी साउंड वेव्स को जब अपन स्टडी करते हैं तो साउंड वेव का क्या रहता है, एम्पलीट्यूड सेम रहता है। एम्पलीट्यूड जो होता है साउंड वेव्स का वो सेम रहता है। ऐसा नहीं कि इसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा है फिर कम है। ये जो भी एम्पलीट्यूड है इसको अपन कह लेते हैं PQ, इसको BC, तो ये इक्वल होगा, इसको अपन कह लेते हैं DG, कुछ भी नेम दे दो, तो ये क्या रहेगा, PQ इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DG, और ये वाला भी इक्वल रहेगा YZ इक्वल टू YZ। जो एम्पलीट्यूड रहता है वेव्स का, साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड रहता है वो हमेशा सेम रहता है, वो कभी भी अलग नहीं होता है। अब अपन टाइम पीरियड को डिफाइन करेंगे। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वन कंप्लीट वेव क्या होती है, जैसे कि कोई भी वेव है वो P से स्टार्ट हुई और ये ऐसे ऐसे वो ट्रेवल कर रही है, Q तक आई, और फिर Q के बाद जब वेव जाएगी तो अपन देखेंगे कि अपने आप को रिपीट करेगी। इस वाले इंटर पे वही वेव अपने आप को रिपीट कर रही है। तो P से Q तक का जो आने में, P से Q तक आने में उस वेव को कितना टाइम लगेगा, इसी को अपन कहते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। P से जब Q तक आएगी तो इसको अपन वन वाइब्रेशन कहेंगे या वन कंप्लीट वेव कहेंगे। तो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। P से Q तक आने में उस वेव को कितना टाइम लगेगा, इसको अपन टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड की SI यूनिट क्या होती है, सेकेंड। अपन जब वेव मूव करती है तो उसका जो टाइम होता है वो सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं। फिर अपन वेलोसिटी देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। जब ये वेव ट्रेवल कर रही है तो वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मान लेते हैं 1 सेकेंड में ये वेव ट्रेवल हुई, हो सकता है वो वेव यहाँ तक आई हो, यहाँ तक बस डिस्टेंस ट्रेवल कर पाई हो, तो अपन क्या कहेंगे, ये इतना डिस्टेंस और ये इतना, तो इसको अपन क्या कहेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी होगी वो अपनी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड, वो कितना डिस्टेंस है जो वेव ट्रेवल कर रही है 1 सेकेंड में, उसको अपन वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। इसको अपन लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अपन जब इसको ऐसे लिख देते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, तो ये दोनों सेम चीज है। कैसे, ये स्लैश का मतलब क्या है, ये अपॉन में, मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये है। और जब सेकेंड को अपन ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, सेकेंड माइनस में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 में है, दोनों की पावर 1 है। और जब सेकेंड को अपन ऊपर लेके जाएंगे तो इस पे माइनस हो जाएगा, तो ये मीटर पर सेकेंड को अपन ऐसे उसकी SI यूनिट लिखते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकेंड को अपन दोनों तरह से, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। फिर अब देखो, सपोज 2 वाइब्रेशंस टेक 1 सेकेंड। जो 2 वाइब्रेशंस है, एक वाइब्रेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ, एक वाइब्रेशन P से Q तक हुआ, फिर दूसरा वाइब्रेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ, Q से R तक हुआ, Q से R तक। जब इतना अपन लिए तो ये 1 सेकेंड इससे लगता है। 2 वाइब्रेशन हो रहे हैं, पहला P से Q तक, दूसरा Q से R तक, और ये पूरे 2 वाइब्रेशन को होने में 1 सेकेंड लग रहा है। तो देन 1 वाइब्रेशन विल टेक 0.5 सेकेंड, मतलब कि 1/2। 0.5 मतलब कि 1/2। जब 2 वाइब्रेशंस को होने में 1 सेकेंड लग रहा है तो 1 वाइब्रेशन को होने में कितना लगेगा, 0.5 सेकेंड।
क्लियर है? तो अब अपन देखते हैं फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो ये जितने वेव्स प्रोड्यूस होती हैं 1 सेकेंड में उसको अपन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव, जैसे एक कंप्लीट वेव अपन किसको कहते थे, ये एक कंप्लीट वेव है, फिर यहाँ से ये दूसरी वेव है, यहाँ तक ये दूसरी वेव है। तो द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव, जैसे ये 1 वेव हुई, ये 2 वेव हुई, ऐसी कितनी वेव्स हैं जो 1 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रही हैं, उसी को अपन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर एसआई यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज। हर्ट्ज में अपन ये ध्यान रखेंगे, जब अपन फुल स्पेलिंग लिखते हैं हर्ट्ज की तो उसमें एच जो है वो स्मॉल रहता है, और जब अपन हर्ट्ज का सिंबल लिखते हैं तो इसमें एच कैपिटल रहता है। जैसे एच जेड अपन लिखते हैं, एच कैपिटल रहता है इसमें। सिंबल जब अपन लिखते हैं तो एच कैपिटल रहता है। फिर 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। जो 1 हर्ट्ज वो होता है वो 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। 1 वाइब्रेशन कैसे क्या है, ये जैसे ये वेव यहाँ से ट्रेवल की यहाँ तक, तो ये 1 वाइब्रेशन है। तो 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। जब कोई भी एक वेव रहे वो एक ही वाइब्रेशन कर रही हो 1 सेकेंड में, उसको अपन कहते हैं 1 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो होती है वो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है। फिर अपन एज्यूम करते हैं let the frequency of the wave is 256, it means that it makes 256 vibration per second। अपन को अगर कोई भी क्वेश्चन में दिया है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो वेव की 256 है, इसका मतलब क्या है कि वो जो वेव ट्रेवल कर रही है वो 1 सेकेंड में 256 कंप्लीट साइकिल को कवर कर रही है। 256 कंप्लीट साइकिल जब वो वेव ट्रेवल करेगी 1 सेकेंड में, तब उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 हर्ट्ज। और 1 किलो हर्ट्ज जब अपन को गिवन रहता है उसका मतलब होता है 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। और फिर फ्रीक्वेंसी का अपन के पास फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन में टाइम टेकन, दैट इज एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में टी, टाइम टेकन। ये क्लियर हुआ इतना? यहाँ पे मेरी राइटिंग को माइंड मत करना, जो कि गुजरात से शायद उड़ीसा की साइड चल पड़ी है, इससे माइंड जरूर आता है। तो चलो देखते हैं। अपन को पता है कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन। वेलोसिटी को अपन स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते थे, डिस्टेंस ट्रेवल को लैम्डा से। डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता था, अपना वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती थी कि कितना डिस्टेंस अपन ट्रेवल कर रहा है, वो एक वाइब्रेशन जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ये अपना जो ये होता था, ये डिस्टेंस ट्रेवल होता था बाय 1 वेव, और इसको अपन लैम्डा से डिनोट करते थे। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, लैम्डा, और टाइम टेकन को अपन कैपिटल टी से डिनोट करते थे। अब अपन एक चीज ध्यान देंगे, जो फ्रीक्वेंसी होती थी, फ्रीक्वेंसी जिसको अपन स्मॉल एफ से डिनोट करते थे, वो क्या होता था, 1 अपॉन में टाइम टेकन होता था। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन में टाइम टेकन। तो अपन ये 1 अपॉन में टी को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में एफ। यहाँ पे 1 अपॉन में टी इंटू अपन 1 सपोज कर सकते हैं, तो इस 1 अपॉन में टी को अपन क्या पुट कर देंगे, एफ। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा एफ, और इसी को अपन कहते हैं वेव इक्वेशन। इसी को अपन क्या कहते हैं, वेव इक्वेशन। v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, f क्या है, फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी। तो एग्जाम में क्या करेगा, कभी अपन को वेलोसिटी और वेवलेंथ दे देगा, उससे अपन को फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए कहेगा। कभी अपन को फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दे देगा तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कहेगा। कभी अपन को ये दो चीजें दे देगा और फिर कहेगा टाइम पीरियड बताओ। तो पहले अपन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ से फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले पे 1/t होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पुट कर देंगे, टाइम अपन को पता चल जाएगा, जो कि टाइम आता है सेकेंड में। वेलोसिटी की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ की क्या होती है मीटर, फ्रीक्वेंसी की क्या होती है सेकेंड, SI यूनिट। ठीक है, तो चलो अपन लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इसमें गिवन है साउंड वेव्स ट्रेवल्स विथ अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वेवलेंथ। अपन को वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है ऑफ साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज 550 हर्ट्ज। पहले अपन को गिवन क्या है, स्पीड गिवन है, स्पीड कितना है 330 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी अपन को गिवन है फ्रीक्वेंसी कितनी है 550 हर्ट्ज। कैलकुलेट क्या करना है अपन को वेवलेंथ, वेवलेंथ अपन को कैलकुलेट करनी है। अब अपन को पता है कि v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में f, ये फॉर्मूला भी अपन ने डिराइव किया है। तो v यहाँ पे क्या होती थी वेलोसिटी, और वेलोसिटी को स्पीड, वेलोसिटी क्या होती है स्पीड किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब अपन को गिवन हो तो उसे अपन क्या कहते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपन को वेलोसिटी कितनी हो गई 330, और लैम्डा वेवलेंथ अपन को कैलकुलेट करनी है, इनटू में फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 550। यहाँ पे एक चीज अपन ध्यान देंगे कि वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती थी मीटर पर सेकेंड, तो अपन को स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड में ही गिवन है, तो इसको अपन चेंज नहीं करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट क्या होती है हर्ट्ज, और अपन को हर्ट्ज में ही गिवन है, तो यहाँ पे अपन को कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूले में अपन इसको पुट करेंगे। तो 330 अपॉन में 550 इज इक्वल टू लैम्डा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अपन 11 से डिवाइड करेंगे 3 जा और ये 5 जा, 3/5 इज इक्वल टू लैम्डा, जो कि होगा 0.6 इज इक्वल टू लैम्डा। और लैम्डा वेवलेंथ की SI यूनिट क्या होती है मीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 0.6 मीटर। अपन कभी भी ऐसे लास्ट में आंसर लिखेंगे तो उसकी SI यूनिट जरूर लिखेंगे, नहीं तो अपने अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे अपन को गिवन है अ साउंड इज प्रोड्यूसिंग 1500 साउंड वेव्स इन 3 सेकेंड एंड इट्स वेवलेंथ इज 68 सेंटीमीटर। अपन को फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी। सबसे पहले अपन देखो लिखेंगे नंबर ऑफ वेव्स produced in 3 सेकेंड। कितना अपन को गिवन है नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है 1500। अब अपन कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। तो क्या करेंगे 1 सेकेंड को कैलकुलेट के लिए अपन को कैलकुलेट करेंगे 1500 अपॉन में 3 आ जाएगा, तो ये अपन कैंसिल करेंगे तो 500 आ जाएगा। अब देखो फ्रीक्वेंसी अपनी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी ये नहीं होता कि नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, कितनी वेव्स 1 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रही हैं, इसी को अपन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अपनी फ्रीक्वेंसी कितना हो गया f इज इक्वल टू 500। फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट क्या होती है हर्ट्ज, तो अपन यहाँ लिखेंगे हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अपन को कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। अपने पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू f इंटू में लैम्डा। वेलोसिटी अपन को कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी अपन ने फाइंड कर लिया है
और लैम्डा वेवलेंथ अपन को गिवन है, लेकिन वेवलेंथ में ये ध्यान दोगे कि वेवलेंथ अपन को कितना गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू अपन को गिवन है 68 सेंटीमीटर, लेकिन जो वेवलेंथ की SI यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर, और अपन को गिवन किस में है, सेंटीमीटर में। तो पहले अपन इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 68 को 100 से अपन डिवाइड कर देंगे, ये लैम्डा, तो क्या आ जाएगा 0.68 आ जाएगा 0.68। तो ये अपन को लैम्डा की वैल्यू ये वाली पुट करनी है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी कितनी आई अपनी 500 हर्ट्ज, लैम्डा कितना है 0.68। इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 340, और वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ये अपना हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को गिवन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एमिटेड बाय द लाउड स्पीकर इज दिस, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इन एयर इन सेंटीमीटर व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 340 मीटर पर सेकेंड। इसमें अपन को क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी अपन को गिवन है हर्ट्ज, और वेवलेंथ लैम्डा गिवन है अपन को, लैम्डा अपन को कैलकुलेट करना है, और वेलोसिटी अपन को गिवन है v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूले से अपन लैम्डा फाइंड कर लेंगे, बट एक चीज याद रखना, यहाँ पे सेंटीमीटर्स में आंसर अपन को लिखना है। तो जब लैम्डा अपन कैलकुलेट कर लेंगे, लैम्डा मीटर्स में आएगा, फिर उसको अपन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और कमेंट्स में अपने आंसर्स को बताइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको जरा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।